नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त का जो बधाई संदेश आ रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रहा है, जहां 2022 के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां, जहां आपको बता दें, कमर कसती नजर आ रही। इसी बीच मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशाल आनंद ग्यार ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। वहीं आपको बता दें, उन्होंने दलित उत्पीड़न, महंगाई एवं भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही जनता को ईद उल अजहा, बकरीद की शुभकामनाएं भी दी हैं। ये डालते हैं लखनऊ ब्यूरो विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होने का फैसला कर लिया है, जहां पर मिशन सुरक्षा परिषद भी इसमें अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। 22 के चुनाव में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से मलिहाबाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आम व्यापारियों की सुध ली, तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जमीन पर उतरकर लोगों के लिए और लोगों की समस्याओं के लिए मौन धरना धारण किया। हमारे साथ मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशाल आनंद गेहार हैं, जिनसे आने वाले पर्व और उत्तर प्रदेश की सियासी जो गलियारों की खबरें हैं उन पर चर्चा करेंगे। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में जो इस समय चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है विक्रम जी, बहुत चरम सीमा पे है अपनी। मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद का ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है कि जिस प्रकार से भाजपा शासन में हमें अलग अलग तरह से प्रताड़ित होना पड़ा है। लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां देखनी पड़ी, ये आपदा थी, लेकिन उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से हमको बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। तो ये एक तरह से हमने देख रहे हैं कि अगर भारतीय राजनीति का अगर देखें तो भारतीय राजनीति का, सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति का नहीं, ये भारतीय राजनीति का सबसे चरम समय है। अगर इस वक्त सही चुनाव नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ी दुविधा में चले जाएंगे और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत 20 साल पीछे चला जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता आखिर किन मुद्दों पर वोट देती है? विकास पे देती है, जात पात पे देती है, या मंदिरों पर देती है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि हमको, देखिए, जनता तो हमेशा विकास चुनती है, हमेशा अपना विकास चुनती है, अपने परिवार को देखती है, लेकिन उसको भ्रमित किया जाता है, कभी जातिवाद के नाम पे, कभी संप्रदायवाद के नाम पे, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे, तो कभी धर्म जाति के नाम पे। तो ये जनता कभी भी नहीं चाहती कि वो धर्म के नाम पे वोट दे या फिर जातिवाद के नाम पे वोट दे, संप्रदायवाद के नाम पे वोट दे। जनता हमेशा ये चाहती है कि उसे अच्छा विकास मिले, नौकरियां मिले, रोजगार मिले, अच्छी परिस्थितियां मिले, महंगाई से मुक्ति मिले। लेकिन तत्कालीन सरकार, इस वक्त जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं वर्तमान सरकार में, ना महंगाई से छूट है, रोजगार का तो पता नहीं है, बेरोजगारी पे सरकार बात नहीं करती, सिर्फ जादुई आंकड़े प्रस्तुत करती रहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार का यह कहना है कि 4 लाख रोजगार दिए, जिसके लिए उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए थे। उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर के प्रदेशों में भी उन्होंने अपने इस वोट को लगा दिया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या युवाओं को सच में रोजगार नहीं मिला? देखिए विक्रम जी, हमसे बेहतर तो, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि भाजपा किस प्रकार आंकड़ों की जादूगरों से खेलती है। इन्होंने तो एक जादूगर संबित पात्रा भी रख रखा है जो आंकड़ों का जादूगर है। तो ये तो जादूगरी है इनकी आंकड़ों की। आप स्वयं समझिए, बेरोजगारी का स्तर अगर हम देखें, देखिए, अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं तो सन 2013 के मुकाबले, अगर देखिए 13 में एक आंकड़ा आया था, 2013 के मुकाबले अगर आंकड़े को देखें जब मनमोहन सिंह सरकार थी, आज हम बेरोजगारी दर में 13 के मुकाबले 0.23% नीचे आ गए हैं। तो फिर 4 लाख रोजगार गया कहाँ? लेकिन सत्ताधारी सरकार ये कहती है कि आपदा थी, तो आपदा में किस तरह से वो अपने चीजों को संभाल पाती? देखिए, आपदा जब आई 2020 में, पहली बार जब आपात स्थितियों में लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों को हमको झेलना पड़ा, तो पूरे देश ने इनका भरपूर सहयोग किया। उस परिस्थितियों को देश ने समझा कि एक बहुत वैश्विक महामारी है, इससे हम सभी को बचना होगा। लेकिन ये दूसरा फेज जब दूसरी लहर आई, तो क्या ये सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार नहीं थी? क्यों ऑक्सीजन की ऐसी समस्याएं आई? क्यों ऐसी समस्याएं आई कि फिर से हमको लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसे इन्हें आंशिक कर्फ्यू कह के टाल दिया?
तो क्या ये सरकार 2020 के लॉकडाउन के बाद भी तैयार नहीं हो पाई थी? इसका मतलब है कि आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं था, इसका मतलब है आपकी प्रशासनिक तैयारियां ठीक नहीं थी, इसका मतलब है आप जनता के लिए जागरूक नहीं थे, इसका मतलब है कि आपके अंदर सीरियसनेस बिल्कुल नहीं थी। एक दलित चिंतक भी हैं आप, किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस तरह से दलितों का समर्थन करने की बात बीजेपी सरकार कहती, तो किस तरह के हालात इस समय हैं? देखिए, ये बीजेपी सरकार, मुझे तो हास्य स्थिति इन्होंने पैदा कर दी। आप जब योगी सरकार आई थी तो पहले वनटांगिया समाज, जो गोरखपुर का एक वनटांगिया समाज है जिसके बारे में कहा जाता था कि जंगलों में रहता है, तो इन्होंने वनटांगिया के समाज के बारे में बात की और उसको बढ़िया स्थिति पर देने का प्रयास किया, नाम लिया कि हम यार बढ़िया स्थिति दे रहे हैं। फिर वनटांगिया समाज की बातें समाज में बंद हो गई। अभी देखिए, अभी आपने जल्दी ही जो हमारे इनके इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, डॉक्टर लालजी निर्मल, अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आपने उनको देखा होगा कि उन्होंने जो है मुसहरों के बारे में बताया कि मुसहरों की बस्ती में विचरण किया, मुसहरों की बस्ती में जाके घूमे। अब उन्होंने एक नई जाति उठा ली। आप बताइए, 6743 बहुजन समाज की जातियां हैं, आप एक एक जाति की बात करते हैं, उनके गांव घूमने की बात करते हैं। सरकार का ये कहना है कि उन्होंने दलितों के सम्मान को देखते हुए एक दलित मंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिया, सांसद कौशल किशोर को, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़े समाज से आते हैं और मलियाबाद और मोहनलालगंज जैसे क्षेत्रों में जो हमारे जो पासी समाज के काफ़ी अच्छे वोटर्स हैं, करीब 1 लाख के ऊपर वोटर हैं, तो उसको साधने का प्रयास भी शायद इस भाजपा सरकार ने किया है कि उनके समाज से एक सांसद को मंत्री बनाया जाए। और मुझे लगता है कहीं सांसद कौशल किशोर जी के साथ दुर्घटना ना हो जाए और उनको राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त का एक पद देकर उनको एक रसमलाई दे दी गई है, और कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पत्नी जयदेवी रावत, जिनका जो इस वक्त विधायक हैं, उनका टिकट न काट दिया जाए। विशाल जी, देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उसने सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, तो आपके हिसाब से अगर रेटिंग दी जाए तो क्या रहेगी? देखिए, हम लोग तो रेटिंग देने की स्थिति में ही नहीं है, हमारे हिसाब से तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हम विपक्षी, अगर उनके हिसाब से हम विपक्षी हैं तो हमारी रेटिंग को मानते भी नहीं है। हम उनके, अगर हम रेटिंग देते हैं तो हमें जनता मानती है। अगर जनता की रेटिंग दी जाएगी, अगर आम जन के हिसाब से, मैं आम जन नागरिक के हिसाब से अगर रेटिंग दूंगा, तो दलित चिंतक होने के नाते, बहुजन चिंतक होने के नाते, मैं इस सरकार को निगेटिव रेटिंग देता हूं कि सरकार ने दलितों को और बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। आज दलितों के साथ हो रहे बलात्कार की स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं। दलितों की महिलाएं सड़क पे उतरने से डरती हैं, उनकी बारातें सड़कों पे रोक दी जाती हैं, दूल्हे को जूते में भर के पेशाब पिलाया जाता है। इससे बुरी स्थिति आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है। विशाल जी, दलितों की बात की जाए तो उनकी मसीहा के रूप में मायावती उभर के सामने आती हैं, और इस समय 2 चेहरे और हैं उत्तर प्रदेश में, 2 क्या यूं कहेंगे 5 चेहरे हैं। ओवैसी हैं, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की प्रियंका गांधी। आपका लोकप्रिय नेता कौन? देखिए, हमारा लोकप्रिय नेता इनमें से कोई नहीं। हम लोग मिशन सुरक्षा परिषद के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। मिशन सुरक्षा परिषद पिछले 4 सालों से लगातार 10 लाख से ऊपर पदाधिकारी बना चुका है, और 10 लाख से ऊपर अगर बहुजन समाज से लोग हमसे जुड़े हैं, अल्पसंख्यक हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गया, और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो गए, आदिवासी समाज के लोग हो गए। ये हमसे इसलिए 10 लाख से ऊपर लोग भारतवर्ष में जुड़े 24 राज्यों में, तो सिर्फ इसलिए जुड़े क्योंकि हमारी विचारधारा एक मत थी। हम मानवतावादी विचारधारा की बात करते हैं, हम विकासशील विचारधारा की बात करते हैं, हम बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा की बात करते हैं। अगर ऐसी स्थिति हमारे पास है तो हम माननीय गंगाराम अम्बेडकर जैसा चेहरा अभी भी किसी पार्टी के पास बहुजन समाज से नहीं है। अगर माननीय गंगाराम अम्बेडकर इस प्रदेश के मुखिया बनते हैं तो मैं बता रहा हूं कि बहुजनों की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यक ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में खौफ है, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में सच में अल्पसंख्यकों के लिए खौफ है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा अल्पसंख्यकों के लिए खौफ है, क्योंकि खौफ तो इस वक्त हर समाज के लिए है। हर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी समाज इस वक्त इस सरकार में चिंतित हैं। उनके रोजगार छिन गए हैं, आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। मीडिया से बढ़िया कोई नहीं जानता कि इस वक्त जो सबसे गरीब स्थिति वाला समाज है, दलित समाज, बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज, इन सबके रोजगार छीन गए हैं। इनकी स्थितियां दूर से दुराह हो गई हैं। अभी मैं देखा आपके लखनऊ के जो नक्खास एरिया है, वहां मैंने देखा जो जिनके पुराने रोजगार थे वो सब बंद हो चुके हैं।
उनकी स्थिति दुरा हो चुकी है, वो लोग भीख मांगने की स्थिति पे आ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को डर है, डर इस वक्त सभी जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं जो दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित हैं, सभी को डर है। सभी इस वक्त प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और सभी को डर बैठा हुआ है कि अगर ये सरकार पुनः आ जाती है तो हमारी स्थिति बहुत बद से बदतर हो जाएगी। योगी सरकार ये कहती है कि अब के 22 में 300 पार, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप ये सपना देख रहे हैं 300 पार, तो प्रयास करिए कि ये सपना पूरा हो जाए, अन्यथा पश्चिम बंगाल से बुरी स्थिति होने वाली है यूपी में। आने वाला पर्व है अल्पसंख्यकों का, जिसको बकरीद कहते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे मिशन सुरक्षा परिषद की ओर से? मैं सर्वप्रथम आपके चैनल हंगामा टाइम्स के न्यूज़ के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि और आप सबसे ये विनम्र अनुरोध करूँगा, मेरे अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप लोग सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ, बिना कानून से उलझे हुए अपने त्यौहार को मनाएं, कुर्बानी को अच्छे से मनाएं। ये कुर्बानी जिस तरह से गाइडलाइन सरकार ने दी है कि सार्वजनिक स्थलों पे ना हो, वैसे ही की जाए, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना हमारे अल्पसंख्यक समाज के सब लोगों के साथ ना हो सके जिससे उनको फिर से प्रताड़ित होना पड़े। और मेरी हार्दिक दिली शुभकामनाएं आपको पूरे त्यौहार के लिए हैं। तो ये थे हमारे साथ विशाल आनंद गेहार। अब साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत और 22 के चुनाव में आखिर किस तरह का कदम उत्तर प्रदेश की जनता उठाएगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या युवाओं को रोजगार मिला, क्या बेरोजगारी को सरकार ने दूर किया, और जिस तरह से अभी भी अपनी मांगों के लिए 12-12 महीने उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रदर्शन करने के बाद उनको मिलता है एक आश्वासन। देखने की बात है कि इस आश्वासन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता आखिर 22 के चुनाव में किसे चुनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।